यह कहानी बहुत पुराने समय की है, जब काशीपुर नामक एक गांव हुआ करता था। यह गांव सादगी और मेहनत का प्रतीक था, जहां ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी या गांव के बड़े जमींदारों और सेठों के लिए काम कर अपना गुजर बसर करते थे। इसी गांव में हरिलाल नाम का एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति रहता था। हालांकि उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। गरीबी ने उसे अपनी जड़ों तक जकड़ रखा था। न तो उसके पास खुद की कोई जमीन थी और न ही खेतीबाड़ी का कोई साधन। वह दिन भर सेठ के पास मजदूरी करता और उसी मेहनत से अपने परिवार का पेट भरता। हरिलाल अपनी पत्नी राधा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। राधा भी उसकी तरह साधारण जीवन जीने की आदी थी, लेकिन हर पल हरिलाल के साथ खड़ी रहती। दोनों अपनी मुश्किलों के बावजूद उम्मीद और ईमानदारी के सहारे अपनी जिंदगी जी रहे थे। यह कहानी सिर्फ हरिलाल और राधा की नहीं, बल्कि उस दौर के उन तमाम लोगों की है जो कठिनाइयों से लड़ते हुए भी अपनी सच्चाई और मेहनत को नहीं छोड़ते थे। कुछ दिनों से घर की तंगी और भूख की मार झेलते झेलते राधा ने एक दिन हरिलाल से कहा, सुनो जी, कब से हम पेट भरकर खाना नहीं खा पाए हैं। ऐसा करो, सेठ जी से थोड़े पैसे उधार मांग लो। जब तनख्वाह मिलेगी तो उसे कटवा देना। कम से कम अभी तो चैन से खा पी सके। हाँ राधा, तुम ठीक कह रही हो। मैं आज सेठ जी से बात करके देखता हूँ। अगली सुबह हरिलाल अपने रोजमर्रा के काम पर जाने से पहले सेठ के पास पहुंचा। उसने हिम्मत जुटाई और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, कुछ दिनों से घर में हालात बहुत खराब चल रहे हैं। अगर आप थोड़े पैसे उधार दे दें तो बड़ी मदद होगी। जब आप तनख्वाह देंगे उसमें से कटवा लीजिएगा। हरिलाल, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन बिना ब्याज के नहीं। जो पैसे दूंगा उसके साथ ब्याज भी देना पड़ेगा। हरिलाल को यह सुनकर झटका लगा। उसने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मेरी तनख्वाह वैसे ही बहुत कम है। अगर उसमें से आधे पैसे उधार और बाकी ब्याज में कट जाएंगे तो अगले महीने फिर से भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ये तुम्हारी समस्या है हरिलाल। मुझे अपने पैसे पर ब्याज चाहिए, वरना मैं क्यों दूं? हरिलाल का मन भारी हो गया। वह सेठ के सामने कुछ पल खड़ा रहा, फिर बिना कुछ बोले अपने काम पर लौट गया। काम करते करते वह सोचता रहा कि क्या गरीबी में ईमानदारी से जीने की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन उसने तय किया कि चाहे जो हो, वह कर्ज और ब्याज के जाल में नहीं फंसेगा। भीमदास गांव का इकलौता सेठ था। अपनी दौलत और ताकत के कारण वह घमंड से चूर रहता था। गांव में सबसे ज्यादा जमीन और खेती उसी के पास थी, जिससे ज्यादातर लोग उसके खेतों और घर में मजदूरी करते थे। सेठ भीमदास का रवैया हमेशा रूखा और अपमानजनक रहता। वह अक्सर मजदूरों पर चीखता चिल्लाता और अपनी ताकत का दिखावा करता। हरिलाल भी भीमदास के घर काम करता था। उसका काम था सेठ के घर झाड़ू पोछा करना। ईमानदारी और मेहनत के बावजूद हरिलाल की स्थिति दयनीय थी। उधर उसकी पत्नी राधा घर पर उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी, इस उम्मीद में कि आज वह सेठ से कुछ पैसे उधार लेकर आएगा। राधा ने सोचा था कि उन पैसों से वह कुछ अच्छा खाना बना सकेगी। शाम को जब हरिलाल घर लौटा तो राधा ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ जी, आपने सेठ से पैसे ले लिए? नहीं राधा, सेठ उधार के साथ ब्याज भी मांग रहा था। मेरी एक महीने की तनख्वाह तो पूरी तरह उधार और ब्याज में चली जाती। ऐसे में अगले महीने भी हमें भूखे रहना पड़ता, इसलिए मैंने पैसे नहीं लिए। राधा ने उसकी बात सुनी और थोड़ी देर खामोश रही। फिर शांत स्वर में बोली, हाँ जी, आपने सही किया, लेकिन अब हमें इसी थोड़े से आटे और बची खुची दाल से ही काम चलाना होगा। मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। राधा ने दिल भारी होने के बावजूद अपने छोटे से चूल्हे पर खाना बनाया। उसने जो भी थोड़ा बहुत था उसे प्यार से परोसा। हरिलाल और राधा ने एक साथ बैठकर वह साधारण सा खाना खाया और फिर चुपचाप सोने चले गए। अगली सुबह भीमदास के कुछ भरोसेमंद लोग उसके पास आए और एक नई खबर सुनाते हुए बोले, सेठ जी, आपको पता है, पड़ोसी गांव के सेठ मोहनलाल लोगों को बिना ब्याज के पैसे उधार देते हैं।
और जो सच में जरूरतमंद होते हैं उन्हें तो वह बिना कोई शर्त के मदद कर देते हैं। अच्छा, तो ये बात है। मैं सोच ही रहा था कि अब मेरे पास गांव के लोग पैसे मांगने क्यों नहीं आ रहे। अब समझ में आया कि सब मोहनलाल के पास जा रहे हैं। सेठ जी, अगर आपने उनसे बात नहीं की तो ऐसा ना हो कि लोग पूरी तरह से उनकी तरफ चले जाएं। इससे आपका कामकाज भी प्रभावित हो सकता है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। आज शाम को मैं खुद मोहनलाल से मिलने जाऊंगा। मैं देखता हूं कि ये क्या कर रहा है। तुम लोग टेंशन मत लो। वे लोग बात कर ही रहे थे कि इतने में हरिलाल वहां पहुंच गया। उसे देखकर भीमदास का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, हरिलाल, कल से वक्त पर क्यों नहीं आ रहे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हर 5 मिनट की देरी का हिसाब काटूंगा और तुम्हारी तनख्वाह से पैसे कटते जाएंगे। नहीं सेठ जी, मुझसे गलती हो गई। आज आखिरी बार हुआ है। कल से मैं वक्त पर आ जाया करूंगा। कृपा करके मेरी तनख्वाह मत काटिए। ठीक है, लेकिन यह आखिरी मौका है। अगली बार बख्शूंगा नहीं। हरिलाल ने सिर झुकाकर माफी मांगी और तुरंत अपने काम में लग गया। उसकी आंखों में डर और निराशा थी। हरिलाल अपने काम में लगा हुआ था कि तभी उसका एक दोस्त आकर बोला, अरे हरिलाल, सुना है कि कल तुमने सेठ से पैसे मांगे थे, लेकिन उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए। मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूं। पड़ोसी गांव में जाओ, वहां के सेठ मोहनलाल से मिलो। वह बहुत दयालु इंसान है। शायद वह तुम्हारी मदद कर दें। भाई, पर क्या वो भी ब्याज मांगेंगे? नहीं नहीं, मोहनलाल सेठ तो बिना ब्याज के मदद करते हैं। कई लोगों की उन्होंने ऐसे ही सहायता की है। तुम जाकर उनसे बात करो। यह सुनकर हरिलाल का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और पड़ोसी गांव के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने मोहनलाल सेठ से मुलाकात की। सेठ मोहनलाल ने उसे देखा और पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो? इस गांव के तो लगते नहीं। यहाँ कैसे आना हुआ? सेठ जी, मैं पड़ोसी गांव से आया हूँ। मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए। इसके बाद हरिलाल ने अपनी गरीबी और हालात की पूरी कहानी उन्हें सुनाई। मोहनलाल ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो हरिलाल, मैं तुम्हें पैसे दूंगा और वह भी बिना कर्ज और ब्याज के। इन पैसों से तुम अपनी जरूरत का सामान खरीद लो। हरिलाल की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने सेठ का धन्यवाद किया और पैसे लेकर बाजार चला गया। वहां से उसने सब्जियां और अन्य सामान खरीदा और घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर वह सोच रहा था, आज राधा बहुत खुश होगी। इतने दिनों से हम सिर्फ दाल चावल खा रहे थे, लेकिन आज हमारी थाली में सब्जी भी होगी। घर पहुंचते ही राधा ने उसकी थैली देखकर हैरानी से पूछा, अरे, आपने इतना सारा सामान कहाँ से लाया? क्या सेठ ने पैसे दे दिए? हरिलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं राधा, मैं पड़ोसी गांव के सेठ मोहनलाल के पास गया था। उन्होंने मुझे पैसे दिए और वह भी बिना कर्ज और ब्याज के। अरे, यह कैसे हुआ? क्या उन्होंने तुमसे कोई शर्त नहीं रखी? हाँ नहीं, वो बहुत दयालु इंसान है। मेरी परेशानी सुनते ही उन्होंने बिना शर्त मेरी मदद कर दी। यह सुनकर राधा खुश हो गई। दोनों ने मिलकर खाना बनाया और खुशी खुशी भोजन किया। उधर सेठ भीमदास को जब यह खबर मिली कि मोहनलाल बिना ब्याज और कर्ज के पैसे दे रहे हैं, तो वह बेचैन हो गया। उसने उसी शाम मोहनलाल से मिलने का फैसला किया। मोहनलाल से मिलते ही भीमदास ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, सुना है कि तुम लोगों को बिना ब्याज और कर्ज के पैसे दे रहे हो। क्या यह सही है? हाँ, ये सच है। मैं जरूरतमंदों की मदद करता हूं और उनसे ब्याज नहीं लेता। ये मेरे उसूल हैं। तुम्हारे इस रवैये से मेरा काम ठप हो रहा है। अब लोग मुझसे पैसे नहीं मांगते। अगर तुम भी कर्ज और ब्याज के साथ पैसे दोगे तो यह सब ठीक हो सकता है। भीमदास, मेरा मकसद लोगों की मदद करना है, न कि उनकी गरीबी का फायदा उठाना। मैं गरीबों और जरूरतमंदों पर अन्याय नहीं कर सकता। मेरा दिल यह सब सहन नहीं करता। भीमदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मोहनलाल अपने सिद्धांतों पर अडिग रहा। हार मानकर भीमदास अपने गांव लौट आया।
घर पर बैठकर उसने सोचा कि अगर वह मोहनलाल को नहीं रोक पाया तो उसका कारोबार कैसे बचेगा। कुछ दिन बीतते गए। काशीपुर में मोहनलाल की मदद से हरिलाल की स्थिति अब काफी बेहतर हो चुकी थी। गांव वाले हर तरफ मोहनलाल की तारीफ करते नहीं थकते थे। यह देखकर भीमदास के दिल में जलन और गुस्सा बढ़ने लगा। पहले गांव में हर किसी की जरूरत के लिए उसका नाम लिया जाता था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। मोहनलाल की बढ़ती लोकप्रियता के बीच भीमदास की मानो पहचान ही खो गई थी। एक दिन भीमदास अपने चेलों के साथ मिलकर एक योजना बनाता है। उसने सोचा, अगर मोहनलाल से दोस्ती कर लूं तो शायद मुझे भी कुछ फायदा हो जाए, वरना मेरा काम तो पूरी तरह ठप हो चुका है। गांव वाले तो अब मुझे उधार या ब्याज पर भी पैसे नहीं देते। तुम सही कह रहे हो। चेलों ने भी हामी भरी। हमें अब कुछ करना ही होगा। अरे मोहनलाल, कैसे हो? अरे भीमदास, मैं तो ठीक हूं। तुम अचानक यहाँ कैसे? मैं तो ठीक हूं। सोचा तुम्हें अपने घर दावत पर बुला लूं। आखिर तुम हमारे गांव वालों की इतनी मदद जो कर रहे हो। अरे मैं भी तुम्हें दावत पर बुलाने ही आ रहा था। ऐसा करते हैं, आज शाम को तुम मेरे घर आओ और कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा। भीमदास मान गया और वहां से चला गया। उधर मोहनलाल हरिलाल के घर पहुंचा। हरिलाल, बाहर आओ जल्दी। हरिलाल बाहर निकला और मोहनलाल को देखकर बोला, अरे सेठ, अंदर आओ। मेरा घर छोटा और साधारण है, लेकिन आप आओ तो सही। मोहनलाल अंदर गया और बोला, आज शाम दावत है, तुम भी आओ। सेठ, मैं कैसे आऊं? मैं तो एक छोटा आदमी हूं। अरे हरिलाल, ऐसा मत कहो। मैं भी तुम्हारे जैसा ही इंसान हूं। दावत में जरूर आना। इतना कहकर मोहनलाल वहां से चला गया। शाम को दावत का समय हुआ। भीमदास मोहनलाल के घर पहुंचा और बैठ गया। थोड़ी ही देर में हरिलाल भी वहां आ गया। उसे देखते ही भीमदास गुस्से से बोला, फिर से तुम आ गए? क्या पैसा मांगने आए हो? हरिलाल शांत स्वर में बोला, नहीं सेठ, मैं पैसा मांगने नहीं आया। इतने में मोहनलाल आकर कहता है, हरिलाल को मैंने खुद बुलाया है। वह अब मेरा दोस्त है। यह सुनकर भीमदास सन्न रह गया। मन ही मन उसने सोचा, अब मैं एक नौकर जैसे आदमी के साथ बैठकर खाना खाऊंगा? क्या मेरी इतनी ही इज्जत रह गई है? दावत के बाद सभी अपने अपने घर लौट गए। अगले दिन भीमदास ने हरिलाल से बदला लेने की ठान ली। उसने अपने चेलों के साथ एक नई योजना बनाई। अब उसकी नजरें हरिलाल और मोहनलाल को नीचा दिखाने पर टिक गई थीं। हरिलाल काम पर आता है तो सेठ भीमदास उसे कमरे की सफाई करने के लिए कहता है। सफाई के दौरान भीमदास उसे एक कीमती हार दिखाते हुए कहता है, देखो हरिलाल, यह हार कैसा लग रहा है? सेठ, ये तो बहुत सुंदर है। शायद सेठानी का होगा। हाँ, ये सेठानी का ही है। इसे संभाल कर रखना। मैं बाहर जा रहा हूँ। ध्यान रहे, चोरी न हो। इतना कहकर भीमदास चला जाता है। हरिलाल सफाई में व्यस्त हो जाता है। तभी भीमदास जल्दी से आकर हार को छुपाकर एक अलमारी के पीछे रख देता है। फिर हरिलाल के पास आकर पूछता है, हरिलाल, वो हार जो मैंने तुम्हें रखने के लिए दिया था, कहाँ है? सेठ, आपने मुझे हार तो दिया ही नहीं। क्या मतलब? हार कहाँ गया? देखो, मैंने तुम्हें साफ कहा था कि चोरी मत करना। अब पुलिस बुलाऊंगा। जल्द ही पुलिस आती है और भीमदास हरिलाल पर चोरी का आरोप लगाता है। तभी वहां मोहनलाल आ जाता है। मोहनलाल ने पूछा, सेठ, ये क्या हो रहा है? सेठ, हरिलाल बहुत ईमानदार है। उसने ऐसा नहीं किया होगा। अगर ऐसा है तो मेरा हार कहाँ गया? ठीक है, दोनों घरों की तलाशी ली जाए। जिससे हार मिलेगा वही दोषी होगा। भीमदास पहले तो घबरा गया, लेकिन सहमति जताई। तलाशी के दौरान पुलिस को भीमदास के कमरे की अलमारी के पीछे हार मिला। पुलिस अधिकारी ने कहा, सेठ, हार तो आपके कमरे से मिला है। अब क्या कहोगे? नहीं, ये हरिलाल ने छुपाया होगा। अब झूठ मत बोलो। हार तुम्हारे ही कमरे में था। सच स्वीकार कर लो। आखिरकार
भीमदास ने हार चुराने की बात कबूल कर ली। उसने बताया, मैंने ये सब हरिलाल को फंसाने के लिए किया था। मैं मोहनलाल से जलता था क्योंकि वह मुझे नीचा दिखा रहा था। तुम्हारी जलन ने तुम्हें यहां तक पहुंचा दिया। याद रखो, हम सब एक समान हैं। ईश्वर ने सबको बराबर बनाया है। भीमदास अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा, लेकिन मोहनलाल ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया ताकि भविष्य में कोई और ऐसी गलती न करे। हरिलाल की ईमानदारी के चर्चे पूरे गांव में फैल गए। मोहनलाल ने हरिलाल को अपने यहाँ काम पर रखा और समय पर मजदूरी दी। धीरे धीरे हरिलाल की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। बुराई का परिणाम अक्सर उल्टा हमारे ही सामने आता है। ईमानदारी और सच्चाई हमेशा जीतती है।